बादलों में जादुई नेकलेस और फ्रॉक का घर। एक समय की बात है, बीजापुर नाम के गांव के एक बहुत ही घने और पुराने जंगल में एक मायावी जादूगरनी रहा करती थी। वो बहुत ही दुष्ट जादूगरनी थी। वो अक्सर ही गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाया करती थी, इसलिए लोग उससे भयभीत रहा करते थे और उसके जंगल से भी दूर ही रहा करते थे। उस मायावी जादूगरनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम पल्लवी था। पल्लवी अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। पल्लवी के अंदर दया भाव था। वो लोगों की मदद किया करती थी, साथ ही साथ उसे इंसान पसंद थे। पल्लवी, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हें सिर्फ पीपल के पेड़ की चौथी टहनी लाने को कहा था, जिसका इस्तेमाल मैं अपने जादू में कर सकूं। लेकिन तुमने इतना सा काम करने में 3 घंटे लगा दिए। माँ, मैं आपका काम करके जल्दी ही लौट रही थी, लेकिन फिर मैंने रास्ते में देखा एक छोटे से हिरन के बच्चे का पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही मैंने उसका पैर बाहर निकाला, उसका पैर देखकर मैं हैरान रह गई। उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई थी और उसे ही ठीक करने में मुझे समय लग गया। पल्लवी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम एक जादूगरनी की बेटी हो और भविष्य में जाकर तुम भी एक जादूगरनी बनने वाली हो, इसलिए अपने अंदर इतना दया भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ, मैं तो सिर्फ... मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। अब मेरा और समय व्यर्थ मत करो। अपने कमरे में जाओ और मैंने तुम्हें कल जो जादू सिखाया था उसका अभ्यास करो। पल्लवी को कभी भी अपनी माँ जैसी जादूगरनी नहीं बनना था। वो चाहती थी कि वो प्रकृति के बीच रहे, जानवरों के साथ खेले, इंसानों के साथ रहे। पर इससे पल्लवी की माँ को सख्त नफरत थी। ऐसे ही एक दिन, पल्लवी, मेरी एक जादूगरनी सहेली ने मुझे अपनी सहायता के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, चाहे जो हो जाए। ठीक है माँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अपनी माँ की बात सुनते ही पल्लवी मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो जानती थी उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। फिर जादूगरनी के जाते ही पल्लवी कहती है, माँ के रहते हुए मैं इंसानी बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाती थी, और जो कुछ बच्चे आते भी थे माँ उन बेचारे बच्चों को डराकर भगा देती थी। पर अब तो माँ 2-3 दिन तक घर नहीं आएंगी। अब मैं इंसानी बच्चों के साथ खेल सकती हूँ, उन्हें अपना दोस्त बना सकती हूँ। और जल्दी पल्लवी की ये इच्छा पूरी हो जाती है। गांव में कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल जंगल में आ जाती है। पार्थ, इस बार बॉल को तूने ही हिट की है और तेरी वजह से ही बॉल जंगल में गई है। अब तू ही जाएगा बॉल लेने। रोहन सही कह रहा है, जब मेरी वजह से बॉल नाली में गई थी तो मैंने ही उठाई थी। अब तेरी वजह से बॉल जंगल में गई है तो तू ही लाएगा। ठीक है, मैंने कब मना किया, मैं जा रहा हूँ। अरे पार्थ, तू पागल है क्या? इनकी दोनों की बातों में आ रहा है। वो जंगल खतरनाक है और हमारे माता पिता ने वहाँ जाने से मना किया है। तुझे भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं झट से जाऊंगा और फट से बॉल लेकर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद पार्थ जंगल में बॉल ढूंढने जाता है। पार्थ जब जंगल में बॉल ढूंढ रहा होता है, पल्लवी उसे वहाँ देख लेती है और एक इंसानी बच्चे को वो देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, मैंने सोचा और एक बच्चा यहाँ आ भी गया। मुझे इससे बात करनी चाहिए और इसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। ऐसा सोचकर पल्लवी अपने घर से नीचे आ जाती है और एकदम से पार्थ के सामने आ जाती है। तुम कौन हो? कहीं तुम भूत तो नहीं हो? विनय सही कह रहा था, इस जंगल में तो... इससे पहले कि पार्थ अपनी बात पूरी करता, पल्लवी कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। बस मेरी माँ और मैं इस जंगल में रहते हैं, उससे ज्यादा तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। और हाँ, मैं भूत तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सारे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे और हमारी बॉल यहाँ आ गई। मैं वही ढूंढने आया था। इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ पर मिल ही नहीं रही। बस इतनी सी बात, अब देखो मेरा कमाल। पल्लवी कुछ मंत्र बोलती है और वो बॉल पीछे बरगद के पेड़ से उड़ती हुई
पल्लवी के हाथ में आ जाती है, जिसे देखकर पार्थ पूरे तरीके से भौचक्का रह जाता है। ये कैसे किया तुमने? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मुझे तो और भी बहुत सारे जादू आते हैं। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अगर तुम मेरे दोस्त बने तो मैं तुम्हें और भी अच्छे अच्छे जादू दिखाऊंगी। तुम तो सच में बहुत कूल हो, और ऐसे कोई इंसान का मुझे फ्रेंड बनने में कोई हर्ज नहीं है। पार्थ और पल्लवी फ्रेंड बन जाते हैं, जिसके बाद पार्थ अपने सभी दोस्तों से पल्लवी को मिलवाता है और फिर वो सभी एक साथ खेलने लगते हैं। सभी को पल्लवी का व्यवहार और आचार पसंद आता है। पल्लवी को भी सभी लोग बहुत पसंद आते हैं, पर पल्लवी को सबसे ज्यादा पार्थ से लगाव हो जाता है, क्योंकि पार्थ अक्सर ही पल्लवी के साथ बैठकर बातें किया करता था, और वो केवल बातें करता नहीं था बल्कि पल्लवी की बातें सुनता भी था। परंतु पल्लवी की इन खुशियों के समय का अंत आने वाला था, क्योंकि जादूगरनी पल्लवी को एक संदेश भेजती है कि वो अगले दिन आ रही है। ये सुनकर पल्लवी थोड़ी दुखी हो जाती है और ये बात पार्थ को बताती है। पार्थ, अब तो माँ आ रही है, वो हमें कभी मिलने नहीं देगी और हम लोग साथ में कभी कुछ नहीं खेल पाएंगे और ना ही सब दोस्त मिल पाएंगे। हाँ, हम साथ में खेल तो नहीं पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने कैसे न कैसे करके आ ही जाऊंगा। आखिर हम पक्के फ्रेंड्स जो हैं, एक दूसरे के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। ये सुनकर पल्लवी खुश हो जाती है। अगले दिन जादूगरनी घर आ जाती है और वापस से पल्लवी का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जादूगरनी अपने जादू का अभ्यास कर रही होती है और पल्लवी खिड़की पर से आसमान में पंछियों को गोता लगाते हुए देख रही होती है कि तभी उसे नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अपनी खिड़की के नीचे देखती है तो उसे पार्थ दिखाई देता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर माँ ने देख लिया तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को ही चिड़िया बनाकर आसमान में उड़ा देंगी। फिर तो और भी मजा आएगा। वैसे भी मुझे हमेशा से ही उड़ने का बहुत शौक था, बस भगवान ने पंख नहीं दिए, अब वो तुम्हारी माँ दे देंगी, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ये सुनकर पल्लवी हंसने लगती है। पार्थ भी उसे देखकर हंस देता है। अब ऐसा रोज होने लगता है। किसी तरह से बच बचाकर पल्लवी पार्थ और अपने दोस्तों से घर में रहकर भी मिल लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और इसी तरह 7 साल निकल जाते हैं। पल्लवी और पार्थ अब बड़े हो चुके थे, पर उनके रोज मिलने का सिलसिला अभी भी जारी था। हालांकि उनके सारे दोस्त बिछड़ चुके थे, कोई शहर जा चुका था तो कोई दूसरे गांव, इसलिए अब केवल पार्थ और पल्लवी एक दूसरे से मिल पाते थे। परंतु एक दिन उनके मिलने का भी सिलसिला टूट जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, पर पार्थ पल्लवी की खिड़की के पास नहीं आता। पल्लवी काफी चिंतित हो जाती है। इतने सालों में आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जब पार्थ मुझसे मिलने न आया हो। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे मिलने न आए। उस दिन पल्लवी पूरी रात सो नहीं पाती। फिर अगले दिन भी पार्थ वहाँ नहीं आता और 3-4 दिन तक यही सिलसिला जारी रहता है। पल्लवी को लगने लगता है कि उसके बाकी सभी दोस्तों की तरह पार्थ भी उसे भूल चुका है। पल्लवी, मैं कितने दिन से तुम्हें देख रही हूँ, ना अपने कमरे से बाहर आती हो, ना मेरे सिखाए हुए जादू का ढंग से अभ्यास करती हो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाकर तुम्हें जादूगरनी बनना है और उसमें ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए तुम्हें अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। अच्छा सुनो, आज मैं तुम्हें एक नया जादू सिखाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे नदी के जल और उसके पास मिलने वाली रेत की जरूरत होगी। वो दोनों चीजें तुम जंगल के पास वाली नदी से ले आना। तब तक मैं उस जादू का बाकी का इंतजाम करके रखती हूँ। पल्लवी हामी भरकर नदी किनारे जाने लगती है। तभी रास्ते में एक साधु बाबा पल्लवी को देखकर कहते हैं, तूने जो सोचा है नहीं वो सच। तेरे दोस्त के साथ हुआ है कुछ गलत। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? और अभी आपने क्या कहा? तुझसे ही बात कर रहा हूँ और तेरे दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, और जो है वो तू सपने में भी सोच नहीं सकती।
आप मुझे पूरी बात बताइए। मैं जानता हूँ तू अपने दोस्त पार्थ के एकदम से गायब हो जाने से दुखी है और तुझे लग रहा है कि वो भी तुझे भूल कर कहीं चला गया है, पर ऐसा नहीं है। ये सब तेरी जादूगरनी माँ ने किया है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि तू एक इंसानी लड़के से मिले, परंतु तू ऐसा ही कर रही थी। इसलिए तेरी माँ ने पार्थ को बादलों में बने जादुई नेकलेस और जादुई फ्रॉक के घर में कैद कर रखा है। ये सुनकर तो पल्लवी के होश उड़ जाते हैं। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी खुद की माँ उसके दोस्त के साथ ऐसा करेगी। मुझे अभी जाकर माँ से इसके बारे में बात करनी होगी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर तूने ऐसा किया तो वो तेरे दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तुझे खुद ही जाकर वहाँ अपने दोस्त की सहायता करनी होगी। परंतु हाँ, सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ समझी नहीं। बादलों में तो मैं तुझे पहुँचा दूंगा, लेकिन तुझे उस जादुई नेकलेस के घर के अंदर जाना होगा। उसके बाद उस जादुई फ्रॉक के घर के अंदर जाना होगा, तभी वहाँ तुझे पार्थ मिल पाएगा। लेकिन उन दोनों घरों के अंदर जाने के लिए जादू की जरूरत पड़ती है, जो तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है। और जिसे वो जादू नहीं आता, उसे उस घर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना होता है। अगर तुमने जवाब सही दिया तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा, और अगर जवाब गलत हुआ तो तुम खुद को और अपने दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। ये सुनकर पल्लवी थोड़ा डर जाती है, परंतु पार्थ की जान बचाने के लिए वो हाँ कर देती है। उसके बाद वो साधु पल्लवी को बादलों तक पहुंचा देते हैं, जहां सच में पल्लवी को दो जादुई घर दिखाई देते हैं, एक जादुई नेकलेस का और एक जादुई फ्रॉक का। क्योंकि पल्लवी जादू से वो जादुई नेकलेस का घर खोल नहीं पाती, इसलिए वो जादुई नेकलेस का घर पल्लवी से प्रश्न पूछता है। क्या है जो जून में होता है दिसंबर में नहीं, आग में होता है पर पानी में नहीं? पल्लवी कुछ देर सोचती है, फिर जवाब देती है। इसका जवाब है गर्मी। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब तुम आगे बढ़ सकती हो। इसके बाद पल्लवी जादुई फ्रॉक के घर के पास पहुंचती है। जादुई फ्रॉक का घर भी पल्लवी से एक प्रश्न पूछता है। सूरज हर चीज को सुखाने में सक्षम है, पर ऐसी कौन सी चीज है जो बनी तो पानी से है, पर उसे सूरज भी सुखा नहीं सकता? ऐसी केवल एक ही चीज है, और वो है मेहनती आदमी का पसीना। बहुत बढ़िया, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो। जैसे ही पल्लवी जादुई फ्रॉक के घर के अंदर जाती है, तो उसे वहाँ पार्थ मिल जाता है। पल्लवी को देखकर पार्थ उसे गले लगा लेता है और उसकी माँ के द्वारा किए गए सारे अत्याचार के बारे में बताता है। कुछ ही देर में वो जादूगरनी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर पल्लवी गुस्से में कहती है। माँ, मैंने बचपन से आपकी हर बात मानी। आपने कहा घर से बाहर मत जाना, मैं नहीं गई। आपने कहा जादू सीख, मैंने ना चाहते हुए भी जादू सीखा, पर फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे नहीं बनना है आपकी तरह एक दुष्ट जादूगरनी। मैं इंसानों की बस्ती में रहकर उनके साथ हंसी खुशी जीवन बिताना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरे छोटे से सपने को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं पार्थ के साथ किसी दूर जगह जाकर एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुझे लगता है मैंने जो भी किया गलत है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जादूगरनी की बेटी जादूगरनी ही बनती है, और तुझे भी जादूगरनी ही बनना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही जादूगरनी पल्लवी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जादुई नेकलेस और जादुई फ्रॉक का घर जादूगरनी को बादलों से नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसने जो भी लोगों के साथ किया था और अपनी खुद की बेटी पल्लवी के साथ किया था, उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। जिसके बाद जादुई नेकलेस और जादुई फ्रॉक का घर पल्लवी और पार्थ को अपने घरों में रहने की जगह देते हैं। इसके बाद पल्लवी और पार्थ जादुई नेकलेस और जादुई फ्रॉक के घर में एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगते हैं। एक बार की बात है, नागपुर नाम के एक गांव में सोनिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सोनिया का इस दुनिया में कोई नहीं था।
कुछ समय पहले ही सोनिया के माता पिता की मौत किसी कारणवश एक साथ हो गई थी, जिसके बाद सोनिया ने लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन बेचारी सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे काम मांगूं? मुझे कोई काम देगा भी कि नहीं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोनिया ये सब सोचने लगती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने घर के पास वाली साड़ी की दुकान पर जाती है और दुकान में बैठी औरत से कहती है, मालकिन, मुझे भी आपकी तरह साड़ियाँ बेचनी है। आप मुझे अपनी दुकान पर कुछ काम दे दो प्लीज मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या परेशानी है बेटी तुम्हें? अगर कोई परेशानी है तो बताओ। तुम्हें अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ या फिर कुछ पैसे ले लो। नहीं मालकिन, मुझे खाना नहीं, मुझे काम चाहिए। मैं खुद से कमाकर खाना चाहती हूँ मालकिन, नहीं तो मैं लोगों के आगे हाथ फैलाना सीख जाऊंगी। वाह बेटी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। लेकिन बेटी, क्या तुम साड़ियाँ बेच पाओगी? हाँ मालकिन, मैं बेच लूंगी। ठीक है सोनिया, आज से तुम मेरी दुकान की साड़ियाँ ले जाकर गली गली में बेचना। मैं आज तुम्हें 10 साड़ियाँ दे रही हूँ, तुम पहले इन्हें बेचकर आओ। ठीक है मालकिन। उन साड़ियों को लेकर सोनिया उन्हें बेचने निकल जाती है। साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ, प्यारी प्यारी रंग बिरंगी सुंदर प्रिंट वाली साड़ियाँ ले लो। तभी सोनिया के पास एक औरत आती है और कहती है, कितने की बेच रही हो बेटी साड़ियाँ? ज्यादा नहीं आंटी जी, सिर्फ 500 रुपए में। अरे वाह, तुम्हारी साड़ियाँ तो सस्ते के साथ साथ बहुत सुंदर भी है। तुम मुझे ये काली वाली साड़ी दे दो। ये लो आंटी जी, ये आप ऑरेंज और लाल वाली साड़ी देखिए, ये भी कितनी ज्यादा सुंदर है। आपके ऊपर दोनों बहुत सुंदर लगेंगी। ठीक है, तुम मुझे काली वाली के साथ ही ये दोनों साड़ियाँ भी दे दो और ये लो इन तीनों साड़ियों के पैसे। इस तरह से सोनिया की 10 साड़ियाँ एक ही दिन में बिक जाती है। फिर अगले दिन सोनिया दुकान की मालकिन के पास जाती है और कहती है, ये लो मालकिन, सारी साड़ियों के पैसे। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक ही दिन में सारी साड़ियाँ बेच दी। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरी 50 साड़ियाँ दूंगी और ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करती रहना। शुक्रिया मालकिन। पैसे और अपना नया काम पाकर सोनिया बहुत खुश होती है। खुशी खुशी वो साड़ियाँ बेचने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। सोनिया तुरंत उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, पहले तुम रोना तो बंद करो। मुझे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कुछ भी खिला दो दीदी, जिससे कि मेरा पेट भर जाए। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोनिया को उस बच्ची पर बहुत दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे घर लाकर भरपेट खाना खिलाती है। बहुत ज्यादा भूखी होने के कारण वो बच्ची जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाती है। उसके बाद सोनिया उससे कहती है, तुम्हें और भूख लगी है क्या? नहीं दीदी, मेरा पेट भर गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अच्छा चलो, अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती थी? मेरा नाम काजल है दीदी, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और मुझे बदले में खाना भी नहीं देती थी और तो और बहुत मारती थी। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो मुझे घर के अंदर ताला मार के रखती थी। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे 4 दिन तक खाना नहीं दिया, इसलिए मैं खिड़की से कूदकर भाग आई। दीदी, आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजना, मेरी सौतेली माँ बहुत ज्यादा बुरी है। घबराओ मत काजल, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी सौतेली माँ का नाम तो जानती हो ना, और तुम्हें घर तो याद है ना? हाँ दीदी, मुझे सब याद है, लेकिन मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना। प्लीज मुझे वहाँ लेकर मत जाना दीदी। नहीं काजल, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन अपनी सौतेली माँ के घर नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन। उस औरत को तो पुलिस सबक सिखाएगी। सोनिया काजल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर उसके सौतेली माँ के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती है। पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगता और वो काजल की सौतेली माँ को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन में काजल अपनी सौतेली माँ को देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे मारना मत माँ,
प्लीज प्लीज अंकल इनके हाथ पकड़ लो, नहीं तो ये मुझे बहुत मारेंगी। तभी सोनिया कहती है, तुम डरो मत काजल, इस औरत को तो पुलिस सबक सिखाएगी, इसके आगे की जिंदगी अब जेल में बीतेगी, तब इसको समझ आएगा। काजल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद सोनिया काजल को अपने साथ घर ले आती है और काजल से कहती है, काजल मैं साड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम घर में आराम करना और घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम खो जाओगी। घर के अंदर ही खेलना और थकान हो जाए तो सो जाना, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप जल्दी घर आ जाना। उसके बाद सोनिया काजल को ठीक है कहकर साड़ी लेकर बेचने चली जाती है। रास्ता काफी सुनसान था, सोनिया को अकेले डर लग रहा था। तभी वहाँ पर काजल की सौतेली माँ के कुछ गुंडे सोनिया के पास आ जाते हैं। कौन हो तुम और इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तूने हमारी मालकिन को गिरफ्तार कराया है, हम उन्हीं के गुंडे हैं। तूने हम लोगों से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब हम तेरा क्या असर करेंगे तू देखती जा। इतना कहकर वो गुंडे सोनिया को पकड़ लेते हैं। तभी सोनिया चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो सभी गुंडे मिलकर सोनिया को एक तालाब में फेंक देते हैं। सोनिया तालाब में जिंदगी और मौत से लड़ने लगती है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। काफी देर बाद सोनिया डूबने लगती है और पानी की पूरी गहराई में चली जाती है। देखते ही देखते सोनिया एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अरे अभी तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अचानक से ये मैं कैसी दुनिया में आ गई हूँ। तभी वहाँ पर कुछ परियां आती है और वो सोनिया को देखकर डर जाती है। अरे ये कौन है? लगता है हमारी दुनिया में कोई हमारा दुश्मन आ गया है। चलो जल्दी रानी परी को चलकर बताते हैं, वरना ये हमारा पूरा परिलोक बर्बाद कर देगी। ऐसा कहकर वो दोनों परियां वहाँ से जाने लगती है। सोनिया उसे काफी आवाज लगाती है कि उसे खुद नहीं पता वो यहाँ कैसे आ गई, परंतु परियां उसकी एक नहीं सुनती और सीधा रानी परी के पास जाकर कहती है, रानी परी, हमारे लोक में कोई बिना पंख वाली लड़की आ गई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारी दुश्मन है और वो हमारा परिलोक विनाश करने आई है। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी उसको पकड़ कर लाती हूँ। रानी परी अपनी शक्तियों से सोनिया को पकड़कर परी दरबार में ले आती है। सोनिया अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, आप लोग मुझे एक बार बोलने का मौका तो दीजिए, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। कुछ गुंडों ने मुझे एक तालाब में फेंक दिया था, उसी तालाब में डूबकर मैं यहाँ पहुँच गई। मेरा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई हूँ, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। प्लीज मुझे वापस मेरे पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, मैं आप लोगों की आभारी रहूंगी। रानी परी सोनिया की बातें सुनकर उससे कहती है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें तालाब में क्यों फेंका? उसके बाद सोनिया रानी परी को अपनी सारी आपबीती सुनाती है। फिर रानी परी कहती है, देखो सोनिया, हमसे गलती हो गई कि हमने तुम्हें अपना दुश्मन समझ लिया, इसलिए हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ भी हुई, इसलिए उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन क्या रानी परी? जिस तालाब में तुम्हें फेंका गया था, अब वो तालाब साड़ियों का तालाब बन जाएगा। तुम जब भी उस तालाब से साड़ी मांगोगी, वो तुम्हें हर प्रकार की साड़ी देगा। फिर उन्हें अपनी मेहनत से बेचकर तुम खूब तरक्की करना। अभी मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से वापस तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। सोनिया रानी परी का धन्यवाद करती है। फिर रानी परी सोनिया को अपने जादू से उसके घर पहुंचा देती है। फिर सोनिया सारी बात काजल को बताती है। उसके बाद दोनों उसी तालाब के पास जाती है और बहुत सारी साड़ियाँ मांगते हैं और दोनों मिलकर उन साड़ियों को मन लगाकर बेचती हैं। इस तरह काफी समय बीत जाता है और इन दिनों में सोनिया खूब तरक्की कर लेती है। अपने पैसों से अपना घर भी बनवा लेती है और उसमें अपनी जरूरत की सारी चीजें भी रख लेती है। इतना ही नहीं, वो काजल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस प्रकार रानी परी के जादुई साड़ी के तालाब की वजह से उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगता है।